हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल होना क्यों जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इफेक्टिव टाइम टेबल इसलिए कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड कि टाइम टेबल तो हम सभी बना लेते हैं, बट उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना डीएनए के जैसे होता है। डीएनए है जैसे पूरे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरीके से अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपना टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। दैट इज टोटली द टाइम किलिंग। आपने अपना टाइम वेस्ट किया, फालतू का आपने एक इमेजिनेशन किया है, एक सपना बनाया है जिसका कोई मीनिंग नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ टाइम टेबल को अपने फॉलो नहीं करते हो। हम यहाँ पे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको टाइम टेबल बनाते टाइम, क्यों आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, आप कैसे अपने टाइम को फॉलो कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। फॉलो मोनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए और शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, बहुत सारे इंटरव्यू में देखे हो, लोग कह के चले जाते हैं कि मैं तो 16 आवर पढ़ता था, मैं तो 18 आवर पढ़ता था, और आप इमोशन में आके बहुत बार ऐसा टाइम टेबल बना लेते हो कि जो रियलिस्टिक है ही नहीं, साइंटिफिकली अच्छा नहीं है। क्योंकि इतने आवर तो एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग तो नहीं पढ़ सकता, उसको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। आप रोबोट नहीं हो। इवन जो मशीनरी हैं, जो रोबोट्स हैं, उनको भी कुछ टाइम बाद शट डाउन करना पड़ता है, ओवर हीटिंग हो जाती है, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है भाई। तो ये भी अननेचुरल है। तो इस टाइप का टाइम टेबल आप मत बनाओ इमोशन में आके कि आज से तो मैं 24 घंटे पढ़ूंगा। कई मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, आज से तो भाई मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, जो एग्जाम आएगा सारा क्रैक करूंगा। तो इस टाइप का टाइम टेबल बनाओगे आप तो 1 से 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाओगे। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है। अब वो रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, आपको अपने दिमाग के साथ खेलना है। बहुत बार क्या होता है ना, दिमाग आपके साथ खेलता है। सपोज करिए, आप सोच के देखिए एक बार कि आपने सपोज करिए 12 आवर का टाइम टेबल बना दिया, और ये टाइम टेबल आपको पूरे 1 साल तक, सपोज करिए आपने बना लिया कि भाई पूरे 1 साल तक, 1 ईयर तक मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना है। अब जैसे ही आपने दिमाग बनाया, माइंड में बनाया कि 1 साल तक फॉलो करना है ना, ये दिमाग आपको एक प्रोसेस फीड करना शुरू करेगा कि अरे यार, मतलब 1 साल तक मुझे इसको फॉलो करना है, 1 साल तक मैं ऐसे ही रहूंगा, ये रूटीन रहेगा मेरा, मैं तो और कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपका टाइम टेबल बनने से पहले ही आपके दिमाग में सारे थॉट्स आने लगे कि यार ये आप फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा यार, बीच में कई सारी चीजें आते हैं, कई सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, इतना टफ टाइम टेबल तो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाना है आपको, वो शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाना है। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब सपोज करिए आपने इस वीक का टाइम टेबल बना लिया कि भाई इस वीक में एक दिन मान लीजिए आपने रेस्ट के लिए किसी और काम के लिए लिखा है, तो मान लीजिए आपने 5 to 6 डेज का टाइम टेबल बना लिया। तो आपके मन में ये रहेगा कि चलो 1 दिन तो निकल गया, 2 दिन निकल गया यार, आप जल्दी ही ये टाइम टेबल खत्म हो जाएगा, मतलब ये हमारा शेड्यूल खत्म हो जाएगा, इस शेड्यूल में जो भी चीजें मैंने प्लान किया वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, एक एक दिन कम होता रहेगा तेजी से ना, तो आपका माइंड आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं देंगे। बहुत लेंदी टाइम टेबल आपने बना लिया, बहुत टाइम के लिए बना लिया कि इसी को फॉलो करना है, तो वो शायद आप फॉलो ना कर पाओ। तो इसलिए आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन से एक फायदा और है कि बहुत बार आप एक ही टाइम पे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, तो आप अपने टाइम को फ्लेक्सिबल रख सकते हो अपने हिसाब से। जब आपका पढ़ने का मन करे, ठीक है इस वीक में आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया था, अगले वीक में अगर आपको लगता है कि नहीं ये टाइम ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कुछ दिन बाद आप खुद को समझने लगोगे कि किस टाइम में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, किस टाइम में आपका डिस्टर्बेंस कम होता है, माइंड स्टेबल रहता है, कब आपके पास एनर्जी ज्यादा होती है। आप खुद ही अपने आप को समझने लगोगे, तो आप जो भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा अपने लिए खुद ही फाइंड आउट कर लोगे, और उस टाइम पे आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे, तो आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ चीजों को कर पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये भी हमको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने पहले किया, रियलिस्टिक में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके पास आइडियल टाइम और आइडियल प्लेस होना चाहिए स्टडी का। आइडियल टाइम स्टडी का बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें बहुत सारा मिथ भी है, सही भी है। जैसे पहले मैंने आपको कहा, बहुत सारे वीडियो आप देख लोगे 16 to 18 आवर का, बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जितने लोगों से बात किया, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूं कि आपको 8 to 12 आवर की जो स्टडी होती है ना, ये मोर देन सफिशिएंट होती है किसी भी लेवल के एग्जाम को क्रॉस करने के लिए। अब यहां पे 2 चीजें आती हैं। यहां पे 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि वो प्योरली डेडिकेटेड हैं, केवल और केवल स्टडी कर रहे हैं,
तो अगर आप ऐसा हो, प्योरली डेडिकेटेड हो, केवल और केवल स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे भी दो टाइप्स के लोग हो सकते हैं। एक होता है कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है प्लस सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों है आप पे। एक लोग होते हैं केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक लोग होते हैं वर्किंग हैं और स्टडी कर रहे हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में मैं एक चीज कहूंगा, एक चीज तो कॉमन है, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो भी आप सेल्फ स्टडी को आपको करना ही पड़ेगा, बिना सेल्फ स्टडी का आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इन तीनों ही केस में आपकी, अगर आप केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको तो ये आवर कंप्लीट करना ही है। बाकी इन दोनों केस में अगर आप काम कर रहे हो और कोचिंग कर रहे हो तो आपकी सेल्फ स्टडी एटलीस्ट जो भी आपने यहां पे शेड्यूल बनाया है उसका 50% आपको सेल्फ स्टडी पे देना ही देना है। ये समझ लो, आपका कोचिंग छूट जाए बट आपकी सेल्फ स्टडी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपके सेल्फ स्टडी के वजह से ही होगा। अच्छा, आप एकदम अगर फ्रेश हो तो हो सकता है आपके लिए ये टाइम टेबल भी ज्यादा लग रहा हो, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एकदम स्टिक हो जाओ, आपको 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। आप थोड़ी सी अपने चीज को देखो, आप खुद को किसी से भी ज्यादा समझते हो, तो आप देखो कि आपका कब तक कंसंट्रेशन बनता है। आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना शुरू करो, बट आप ट्राई करो कि उसको आपको इंप्रूव करना है, और एग्जाम आते आते एटलीस्ट आप अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो कि आपकी स्टडी एटलीस्ट 12 आवर के आसपास तो हो जाए, इतना आप कर सकते हो। दूसरी चीज, यहां पे बहुत बार क्या होता है ना कि आप कंप्रोमाइज करना शुरू करते हो अपनी नींद से। तो एक चीज आपको समझ लेना है कि आपको कभी भी अपने स्लीप से कंप्रोमाइज नहीं करना है। जो लोग अपने सोने से कंप्रोमाइज करते हैं उनका माइंड क्या होता है, चीजों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी घट जाती है। तो आपको क्या करना है भाई, फ्रेशअप। स्लीप मतलब क्या होता है, माइंड खुद को फ्रेशअप करता है, एनर्जी आपकी बॉडी गेन करती है। आप कभी सो के उठो, आप जगो, कभी भी आप सो के उठो, चाहे दिन में आपकी आदत हो सो के उठने की, आप रात में पढ़ते हो इसलिए दिन में सोते हो, दिन में पढ़ते हो रात में सोते हो, कभी भी आप सो के उठो ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपके पास एनर्जी होती है। तो जब भी आप सो के उठते हो तो सबसे ज्यादा आपके पास एनर्जी होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी हो ना खुद को रिफ्रेश फील करती है। तो आपको सोना तो ही, सोने के लिए एटलीस्ट 6 to 8 आवर, मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 8 आवर। 8 आवर से ज्यादा भी आपको नहीं सोना, ऐसा नहीं कि खूब सो के निकाल रहे हो। तो आप देख लो 8 आवर ये, 8 आवर ये, 16 आवर। बाकी सारी चीजें हैं जो अनप्रोडक्टिव आपके काम है, जैसे बाथरूम, नहाना, खाना, भाई अनप्रोडक्टिव नहीं है, जरूरी है, बट नेवरदलेस प्रेफरेंस आपका इन दोनों में होना चाहिए। तो ये दोनों का टाइम आपको कट नहीं करना है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, टाइम का शॉर्टेज हो रहा है, तो आप बाकी जो टाइम है आपके पास बचा हुआ है उसमें आप कट करो, बट ये दोनों टाइम, स्लीपिंग का और स्टडी का टाइम आपको कट नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक आइडियल प्लेस चाहिए भाई। अगर आपके आसपास डिस्टरबेंस है, चाहे वो घर हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो पढ़ने, तो आपको अगर डिस्टरबेंस है तो आपकी पढ़ाई सही नहीं हो पाएगी। जैसे आपका कंसंट्रेशन बनेगा, सपोज घर में शोर हो रहा है, आसपास डीजे चल रहा है, या फिर आप खुद ही, आपका माइंड अनस्टेबल है, दिन में पढ़ रहे हो, आपका मन कर रहा है यार चाय मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, यार कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो अगर आपकी इस टाइप की एक्टिविटी है तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप रात में प्रीफर करो पढ़ना, क्योंकि उस टाइम थोड़ी चीजें कम हो जाती हैं। क्योंकि रात में दुकानें नहीं रहेंगी तो आपका माइंड उधर नहीं जाएगा कि आप बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है, घूमने नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, घर में सब लोग सो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आपके लिए जो भी आइडियल टाइम है वो फाइंड आउट करो, जो भी आइडियल प्लेस है उस टाइम के लिए वो आप फाइंड आउट कर लो कि आपको कब पढ़ना है और कहां पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू योर कंस्ट्रेंट, आपके घर के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके माइंड सेटलमेंट के हिसाब से आप डिफाइन कर लो कि आपको कब पढ़ना है और कहां पढ़ना है। यहां पे एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि ये जो 8 to 12 आवर है, आपकी जो भी स्टडी हो, 6 आवर हो सकती है, 4 आवर हो सकती है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बट आपको 4 आवर कंटिन्यू नहीं करना है भाई। आपकी स्टडी तो एक प्रॉपर होनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये कंपटीशन एग्जाम है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई है तो उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है। तो ये रिलेटिव है, तो आपको कंपटीशन बीट करना है तो रिलेटिविटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, आप एब्सोल्यूट अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो यहां पे आपको ध्यान देना है। अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से आइडियल टाइम होता है कि एक बार बैठो तो आप 2 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट 2-4 क्वेश्चंस आप सॉल्व किए, 2-4 फंडामेंटल समझे, तो इसमें टाइम कब निकल जाता है 2 घंटे का पता नहीं। अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप 1 घंटे के बीच में भी ब्रेक ले सकते हो। यहां पर मैं ब्रेक की बात कर रहा हूं, तो 2 घंटे बाद भी आप ब्रेक ले सकते हो, 1 घंटे बाद भी आप ब्रेक ले सकते हो। अगर आपका माइंड ज्यादा अनस्टेबल है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आप टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट कर लो कि कब आपको ब्रेक लेना है। और ये जो ब्रेक होगा ना, जब सब्जेक्ट आप और जब आप कंप्लीट कर रहे हो, तो ये ब्रेक आपका 5 to 15 मिनट का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा ब्रेक देते हो अपने दिमाग को, तो फिर से वो अपने आइडियल स्टेट में चला जाता है, और फिर से आपका मन, मतलब आपका जो दिमाग है ना, वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहता है, क्योंकि फिर से वो सैचुरेटेड लेवल में चला जाता है और कहता है यार यही रिलैक्स है, यही इंजॉय करते हैं यार, क्या है।
और ये जो टाइम है ना, इसमें तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल मत उठा लो प्लीज, मोबाइल नहीं उठाना ये टाइम में, ये खाली टाइम, क्योंकि ये आपके स्टडी का टाइम है। आप अपने स्टडी के टाइम में ये रिलैक्स दे रहे हो अपने माइंड को, अपने बॉडी को, तो आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए लेट कर लो, आंख बंद कर लो, सांसें लो, कुछ ऐसा चीज करो जिससे आपके माइंड को, आपके बॉडी को रिलैक्स फील हो, मतलब कुछ ऐसा जो आपको रिफ्रेशमेंट दे। ऐसा नहीं कुछ कि मोबाइल उठा लिए, न्यूज देखने लगे या फिर वेब सीरीज देखने लगे, कुछ भी ऐसा करने लगे कि कब वहां पे 1 घंटा निकल गया आपको पता ही नहीं चला, और आप तो जोड़ रहे हो कि भाई मैं तो 3 से 12 बैठा था पढ़ने के लिए और 312 तो हो ही रहा है, भले मोबाइल लेके बैठे हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, अनप्रोडक्टिव काम हो रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, बीच में आपको ब्रेक देना है, बट ब्रेक में आपको रिफ्रेशमेंट के हिसाब से इंगेज करना है खुद को। हो सकता है, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल एकदम डिस्टर्ब ही करते, हो सकता है किसी को गेम खेलना पसंद हो तो, बट आपको 5 मिनट से ज्यादा, 5 से 10 मिनट से ज्यादा किसी भी टाइम में नहीं देना। जैसे भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, रिलैक्स करिए इस टाइम में, और अगेन बिना डिस्टर्बेंस के साथ फिर से आप स्टडी में लगना है। किसी ऐसे काम में खुद को एंगेज मत कर लो कि आपका माइंड रिटर्न बैक या बाउंस बैक आपको नहीं दे, वो चाहे कि नहीं यही करते रहो जो अभी कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अब सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको तो ये एनालिसिस करना है कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं और उनका वेटेज क्या है। और बिलीव मी, अगर आपके पास अभी तक ये एनालिसिस नहीं है भाई ना, तो आपकी स्टडी बहुत ही बेसिक लेवल पे है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा, आपने सब्जेक्ट का वेटेज काउंट नहीं किया कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं देखे, आपको पैटर्न नहीं पता है, बस फॉर्म भर दिया है और सोच रहे हो कि चलो सपना साकार होगा, सपना साकार होगा, भगवान तो ही, तो बिलीव मी आप बहुत ही बेसिक लेवल पे तो मैं नहीं कहूंगा, आप नेगेटिव लेवल में हैं, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर आपको सारी चीजें पता है, आपको सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता है, आपका सब्जेक्ट का वेटेज पता है, उसका सिलेबस पता है, तो आपको इस हिसाब से अरेंज करना है। जिसका वेटेज ज्यादा है उसको थोड़ा आपको टाइम भी ज्यादा देना है। हो सकता है जिसका वेटेज ज्यादा हो, लेंदी सिलेबस हो, तो इसलिए भी टाइम देना है। हो सकता है वेटेज ज्यादा हो बट टफ सब्जेक्ट है तो भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि टफ सब्जेक्ट आप तब पढ़ो जब आप कभी भी रिलैक्स करके उठते हो, जब आप सो के उठते हो, चाहे सुबह में सो के उठते हो या आप रात में पढ़ते हो, दोपहर में सो के उठते हो, जब भी सो के उठते हो उस समय आप शेड्यूल बनाओ कि वो सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा जो सबसे ज्यादा मुझे टफ लगता है, क्योंकि उस समय आपका माइंड रिलैक्स होता है, रिफ्रेश होता है, नई एनर्जी के साथ पढ़ोगे आप तो चीजें आपको समझ में आएंगी। जब आप धीरे धीरे आपका माइंड थकता जाता है, बॉडी थकती जाती है, तो उस समय आप ऐसा शेड्यूल बनाओ कि जो छोटे सब्जेक्ट हैं, जो आसान हैं, जो लैंग्वेज वाले हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ने लग जाओ, आप गुजराती पढ़ने लग जाओ, या आपके सिलेबस में जीके है तो ये पढ़ने लग जाओ, जिसमें माइंड पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता है। बट जब आप कभी सो के उठो, जब आपके पास ज्यादा एनर्जी है, आप रिफ्रेश है, तो उस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट प्रीफर करो जिसका वेटेज ज्यादा है और टफ सब्जेक्ट है। और ऐसा नहीं कि जो आसान है उसको भूल जाना है। और यहां पे आपको ये चीज एश्योर करना है कि नॉट इवन अ सिंगल लाइन, आपके सिलेबस का, आपका जो ये शेड्यूल है ये ऐसा बनना चाहिए कि आपके सिलेबस की कोई भी लाइन बचनी नहीं चाहिए जिसको आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से, जिसको आपने रिवाइज नहीं किया। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, ये शेड्यूल में फिक्स करना है कि आप कितने किस सब्जेक्ट को देते हो। ये डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग होगा, तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूं। आपको ये एनालिसिस करनी है कि वेटेज क्या है, कौन सा आपको टफ लगता है। आपको ये भी पता होगा किस सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे से पढ़ा था, उसको कम टाइम देके आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप अपने बारे में जानते हो। तो आप अपने हिसाब से इन सारे सब्जेक्ट को अरेंज करो, उनका टाइम शेड्यूल बनाओ। और मैं फिर से कहूंगा, दोहराऊंगा कि आप 1 वीक से ज्यादा का शेड्यूल प्लीज ना बनाएं। 1 वीक शेड्यूल बनाए, फिर किसी दिन जिस दिन आपने रेस्ट के लिए रखा है उस दिन यही सारी चीजें अनप्रोडक्टिव काम करें कि आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट वीक का क्या क्या सिलेबस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हो गए, कौन कौन से सब्जेक्ट बचे हैं, कितना पोर्शन हो गया, कितना पोर्शन बचा है, ये सारी चीजें आपको करना है। शेड्यूल वाइज ही आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, टाइम फॉर द रिवीजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, आपको रिवाइज करते रहना है और सेल्फ टेस्ट, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने सब कुछ कर दिया, सब कुछ फिक्स है, आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हो, अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो और खुद को टेस्ट नहीं कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो बिलीव मी हो सकता है आप सफल हो जाओ, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी हो कि आप सक्सीड कर पाओ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीक में किसी दिन रखना पड़ेगा कि जितना भी मैंने वीक में पढ़ा है आप अपने हिसाब से रख लेना। अगर आपको चीजें जल्दी भूलती हैं तो 3 डेज पे रख लेना। अगर आप चीजें को याद रख पाते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो डेफिनेटली वो 1 वीक तक तो याद रह जाती हैं। तो आप वीक में किसी दिन रखो कि जो भी हमने वीक भर में पढ़ा है उसको अच्छे से मैं रिवाइज करूंगा, और उसी दिन मैं खुद को टेस्ट भी करूंगा। टेस्ट करूंगा कि क्या क्या चीजें मुझे भूल रही हैं, उस चीज को मैं टिक मार्क करूंगा, उसको कहीं सेपरेटली लिखूंगा कि ये चीज मैंने पढ़ा था,
अच्छे से पढ़ा था बट फिर भी भूल गया, तो इसको मुझे अच्छे से रिवाइज करके रखना है। तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों चीजें बढ़िया से करना है, आपको चीजें रिवाइज करते रहना है और खुद को टेस्ट करते रहना है। टेस्ट करते रहना मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर से आप खुद को टेस्ट कर सकते हो, कई टेस्ट सीरीज से टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं फ्री में पड़ी हुई हैं, उससे टेस्ट कर सकते हो, या जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी बुक से। कैसे भी आपको खुद को टेस्ट कर सकते हो, जैसे भी आप खुद को कंफर्टेबल समझो वैसे आप टेस्ट कर लो और टाइम फिक्स करके टेस्ट करो। जैसे आपके एग्जाम्स में दिया गया रहता है इतने क्वेश्चन होंगे, इतने टाइम होंगे, तो उसी के हिसाब से आपको टेस्ट करना है कि मैं इतने क्वेश्चन इतने टाइम में सॉल्व करूंगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशन करने के लिए, आपको टारगेट, तो जब भी कभी आप गोल बनाओ ना, एक वीक का जो गोल बनाते हो थोड़ा सा अपने लेवल से जितना आप कर सकते हो ना उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट गोल बनाना है और ट्राई करना है कि उसको अचीव करें। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, हम कर्नॉट साइकिल पढ़ते रहते हैं, आप सभी को पता है, कोई मतलब नहीं है कर्नॉट साइकिल पढ़ के, फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास एक मैक्सिमम एफिशिएंसी है, एक मैक्सिमम हाइट है, एक मैक्सिमम गोल है जिसको हमको अचीव करना है और हम उसको अचीव करने के लिए अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाएं, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं। तो उसी तरीके से थोड़ा सा आप डिफिकल्ट गोल फिक्स करो अपने आप के लिए। ऐसा नहीं कि आसानी से उसको अचीव कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना हो, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना पड़े आपको, तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट गोल बनाना है। हर वीक का डिफिकल्ट गोल बनाना है पहले से कि हाँ इस बार मैं उससे ज्यादा करूंगा, इस बार मैं उससे ज्यादा करूंगा, जितना आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आपको डिस्टरबेंस को अवॉइड करना है, वो किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस हो, वो फैमिली डिस्टरबेंस हो सकता है, मोबाइल का डिस्टरबेंस हो सकता है, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस है माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सक्सीड करना है तो इस डिस्टरबेंस को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो। कितना भी हार्ड डिसीजन हो, इस डिस्टरबेंस को आप कट करो। जब तक इस डिस्टरबेंस को आप कट नहीं करोगे अचीवमेंट बहुत मुश्किल होगी। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको दो कोट सुनाना चाहूंगा। अ ड्रीम डज नॉट बिकम अ रियलिटी थ्रू मैजिक। कभी भी माय डियर फ्रेंड आपके साथ मैजिक हो ही नहीं सकता, मैजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप अपने ड्रीम को मैजिक से अचीव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पसीने बहाने पड़ेंगे, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। ड्रीम कभी मैजिक से कंप्लीट नहीं होता है, ये चीज याद रखना। और एलन मस्क का ये कोट बहुत ही मोटिवेटिंग है, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग आपसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड ये बिल्कुल हार्ड ट्रूथ है कि जिस काम को सारे लोग कर पाते हैं अगर उसको आप भी करते हो तो कोई भी उसको इंडोर्स करने वाला नहीं है। तो सक्सेस वही होती है जो सब लोग नहीं कर पाते हैं और आप कर रहे हो, मतलब वो आपके इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये काम सब लोग नहीं कर सकते, केवल और केवल आप कर रहे हो या कुछ लोग कर रहे हैं, इसीलिए आप औरों से अलग हो पाते हो। तो जब तक आप औरों से अलग नहीं हो पाओगे वो आपकी सक्सेस नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं करोगे। बट यहां पे मैं एक चीज और एडमिट करना चाहूंगा कि डेफिनेटली लाइफ में कुछ तो डिस्टर्बेंस होते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम ट्राई करेंगे कि जिस दिन, जो भी वीक में हमने आइडल डे रखा है कि इस दिन मैं अनप्रोडक्टिव काम जो भी मेरा है वो करूंगा, उसी डे में आप ट्राई करो कि जो भी चीजें हो आपके डिस्टरबेंस वाली, चाहे किसी रिलेशन में जाना हो, चाहे आपका कुछ खेलना पसंद हो कि नहीं यार आप कुछ लॉन्ग टाइम आप कुछ खेलना चाहते हो या मूवी देखना चाहते हो या कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप अगर पूरे वीक जो भी आपने शेड्यूल बनाया है ना, तो वीक के लास्ट में जब आप अपने जो पैशन की चीज एंजॉय करोगे ना, तो मैं सच बताता हूं आपको गिल्टी नहीं होगी एंजॉय करते हुए। बट आप सच में डेडिकेटेड हो और आपका टाइम शेड्यूल ये जो बनाया आपने उसको फॉलो नहीं किया है ना, तो जिस दिन आपके ये रिलैक्स वाला डे होगा ना, उस दिन आपको 100% गिल्टी तो फील होगी कि यार मैंने टाइम टेबल बनाया, पढ़ना था मुझे बट मैं पढ़ नहीं पाया। तो आप ये टाइम भी अपना बेकार कर दोगे, इसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आप ट्राई करो कि जो भी टाइम टेबल आपने बनाया हो वो रियलिस्टिक हो और उसको कमिटमेंट कंसिस्टेंसी के साथ आप फॉलो करो। बिलीव मी, ये मेरे वर्ड हैं कि आप सक्सीड जरूर करोगे। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।